Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much, all of you. यकीनन बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने दो रूल्स बताए थे, यानी भविष्य में शर्त प्रकट करने वाले वाक्य और वर्तमान में शर्तिया वाले वाक्य जो वर्तमान में शर्त प्रकट करते हैं। आज नेक्स्ट उसी के आगे आपको देखना है कि जब भूतकाल में शर्त कैसे, अर्थात भूतकाल में शर्त कैसे प्रकट की जाती है ना, भूतकाल में शर्त कैसे प्रकट की जाती है, तो यकीनन वही आप पढ़ने वाले हैं जो इसके पहले आपने पढ़ा है, बशर्ते वो पूरे नहीं हुए थे, केवल दो रूल्स हुए थे, दो बताया था, भविष्य और वर्तमान। आज आप भूतकाल और काल्पनिक, यानी भूतकाल में जो शर्त प्रकट किए जाते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, उनका अनुवाद कैसे करते हैं, और जो काल्पनिक शर्त जो कल्पना वाले होते हैं, जो इमेजिन किया जाता है ना, तो उनका अनुवाद कैसे किए जाते हैं, आज आप बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, जो कि हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेहतर तरीके से समझना है। ओके, क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? थैंक यू सो मच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नंबर 3 होगा। ये कौन सा रूल होगा? नंबर 3, और ये नंबर 4। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये तो आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस यदि या अगर से शुरू होते हैं। अब देखिए, भूतकाल में यदि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य आए, तो ऐसी शर्त जो पास्ट में, पास्ट का मतलब भूत में पूरी ना हुई थी या ना हुई हो, भूतकाल में वो शर्त प्रकट नहीं हुई थी, है ना, तो दोनों क्लॉजेज के अंत में क्या आएंगे? ता ती ते आते हैं। जैसे यदि वो तेज दौड़ता तो, देखो, यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, तो भूतकाल में ही तो है, ट्रेन तो नहीं पकड़ पाया ना, वो ट्रेन तो नहीं पकड़ पाया ना, है ना, तो भूत में अर्थात भूतकाल में वो शर्त पूरी नहीं हुई, है ना। तो ऐसे वाक्यों के बीच में तो ती ते ता आते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि भूतकाल में जब शर्तिया वाक्य है, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य हैं, तो याद रखना बेटा, बिल्कुल एक साधारण सा फंडा है कि इफ क्लास से शुरू होने वाला वाक्य का अनुवाद हम किसमें करते हैं भाई? यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता। पास्ट में है ना, ये भूतकाल में शर्त है ना कि यदि वो तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, भूतकाल में है ना, है भूतकाल में। अब देखिए, जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद देखिए, एक क्लास ये है, देखिए, यदि वह तेज दौड़ता, एक क्लास ये है, तो ट्रेन पकड़ लेता, एक क्लास ये है। तो बेटा पहले इसका अनुवाद करेंगे ना, कहां से? इफ से। इफ मीन यदि होता है। अब देखिए, भूतकाल में ये शर्त प्रकट हो रही है, तो ये जो क्लास है वह तेज दौड़ता, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे इफ वह तेज दौड़ता है, ही हैड रन फास्ट, हुआ ना, ही हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ता। और नेक्स्ट क्लास का अनुवाद में हम वुड हैव या शुड हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड हैव या शुड हैव। तो वह ट्रेन पकड़ लेता, तो ही वुड हैव काट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए लगाएंगे हम। पकड़ना क्या काय माने होता? कैच होता है, काच का थर्ड फॉर्म काट, क्या पकड़ते? द ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, या ट्रेन पकड़ लेता। तो इसका बहुत साधारण से अनुवाद हुआ कि इफ ही हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ता तो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो याद रखना है ना कि यदि इफ से शुरू होने वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, किसमें? इफ लगाएंगे, और इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, है ना। और इस क्लास के अनुवाद में हम वुड हैव या शुड हैव लगाएंगे, वुड हैव लगा सकते हैं या शुड हैव लगा दें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, कैसे? इफ ही हैड रन फास्ट, he would have caught the train। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। चलिए अब देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, काल्पनिक शर्त, यानी जो काल्पनिक होते हैं जिसमें केवल इमेजिन की जाती है, कल्पना की जाती है, जो कि कभी पूरे नहीं होते हैं, है ना। अर्थात कहा गया कोरी कल्पना, यानी केवल कल्पना मात्र हो, जो कार्य असंभव हो, कभी पूरा ना हो सके, वो होता है काल्पनिक शर्त। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे कह दिया जाए काश मैं एक पक्षी होता, या यदि मैं एक पक्षी होता तो घर के ऊपर उड़ा करता, तो भैया काहे को आप पक्षी होंगे और काहे को आप उड़ेंगे? तो बताइए, ये जस्ट इमेजिन है ना, और ऐसे इमेजिन जो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो जैसे देखिए, यदि मैं राजा होता, तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद में हम इफ क्लास से शुरू होने के बाद हम सदैव वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी जिस वाक्य में जबरदस्त इमेजिनेशन की गई हो, कल्पना की गई हो, जो असंभव है, जिसे कभी संभव नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे वाक्यों में सदैव कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यहाँ पे वर का ही प्रयोग होता है। चाहे आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, वर लगेगा। इस बात को याद रखना, और बहुत आसान है। देखिए, यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता। काहे को आप राजा होंगे? ये सिर्फ मात्र एक कोरी कल्पना है, और कोरी कल्पना वाले वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे? यदि इफ, यदि आई या अगर आई, इफ मैं राजा होता तो आई, अब वर का प्रयोग करेंगे। यहां पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर लगाएंगे, ठीक है। आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, है ना, तो सारे राज्यों को जीत लेता, तो अर्थात मैं सारे राज्यों को जीत लेता। आई वुड विन ऑल स्टेट्स, आई वुड विन ऑल स्टेट्स। याद रखना, जब जबरदस्त कल्पना की जाए तो वहां पे शब्द के साथ वर लगाते हैं पहले क्लास में, और दूसरे क्लास में हम उड का प्रयोग करते हैं। किसका? उड का प्रयोग करते हैं। याद रखना, इतना केवल आपको याद रखना है कि जिस वाक्य में कोरी कल्पना की जाए, है ना, तो इफ से शुरू होने वाले क्लास में हम वर का प्रयोग करते हैं, और दूसरे क्लास में उड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उड का। तो जैसे यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता। इफ आई वर अ किंग, है ना, आई वुड विन ऑल स्टेट्स। क्या बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट, यदि वह सुंदर होती, इफ सी वर लगाएंगे, वाज नहीं, इफ सी वर ब्यूटीफुल, यदि वह सुंदर होती तो आई वुड मैरी हर, तो मैं उससे विवाह कर लेता। सेंटेंस क्या है? कि मैं उससे विवाह कर लेता। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई ना? ये भूतकाल में शर्त वाले वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाता है, एक बार फिर से समझ लो। इफ से शुरू होने वाले क्लाज का अनुवाद हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और सेकंड क्लाज यानी दूसरे क्लाज में वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब काल्पनिक शर्त, जो इमेजिनेशन जिसमें की जाए, जो हमेशा अधूरी रहे, कभी पूरी ना हो सके, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इफ से शुरू होने वाले क्लाज में हम वर का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, और सेकंड क्लाज में उड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं लल्ला? उड का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे बेहतर तरीके से राइट कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से सेंटेंस क्रिएट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें, ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।